हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, very good morning to all of you, assalamu alaikum and praise the Lord. So dear friends, in my last videos we talked about phrase and types of phrase. तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रेज और टाइप्स ऑफ फ्रेज के बारे में जाना। हमने ये बात की थी कि फ्रेज को कंबाइन करके या फ्रेजेस का यूज़ करके हम लोग अपना क्लॉज बनाते हैं, हम लोग क्लॉज प्रिपेयर करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्लॉज क्या होता है और क्लॉज की कितनी टाइप्स होती हैं। आई एम होपिंग दैट टिल नाउ यू मस्ट हैव नॉन अबाउट द टर्म क्लॉज। अब तक आपको ये तो पता हो गया होगा कि क्लॉज क्या होता है। फिर भी मैं एक बार फिर से रिट्रेस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। देखिए, क्लॉज की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का सेगमेंट मिलता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है। यानी कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, प्रॉपर मीनिंग होगा, प्लस प्रॉपर सेंस भी होगा। ठीक है, उसे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब का मतलब मीनिंग साथ इसे हम लोग क्लॉज कहते हैं। अब बात ये है कि क्लॉज हर बार, क्लॉज के बारे में जब मैंने लास्ट टाइम बताया था तो मैंने ये बात कही थी कि क्लॉज जो है उसका एक सेंस होता है, लेकिन हर बार क्लॉज का सेंस होगा ही ये कोई तय नहीं है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंस हमने क्लॉज को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। सेंस के आधार पे हमने क्लॉज को दो तरीके से डिवाइड किया है। कैसे? द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ऐसा क्लॉज जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो अपने आप में पूरा है, वो प्रॉपर सेंस कन्वे कर रहा है। उसको अपने आप को, अपने सेंस को कन्वे करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लॉज है ये अपने आप में पूरा है, इसका पूरा सेंस अपने आप में है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे किसी जो डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी पर डिपेंड रहता है, यानी कि ये भी क्लॉज होगा, इसका भी सेंस बन रहा होगा, लेकिन प्रॉपर सेंस नहीं दे पा रहा होगा ये, इसको किसी ना किसी अदर क्लॉज की जरूरत है, तभी ये अपना प्रॉपर सेंस कन्वे कर पाएगा। नाउ कैसे हम लोग इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे? तो इस चीज को इजीली कंप्रीहेंसिबल बनाने के लिए, इस चीज को कंप्रीहेंसिबल का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर रखी है, और ये एक ही एग्जांपल काफ़ी है आप लोगों को इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए। आपने अगर इस एक एग्जांपल को अच्छे से समझ लिया तो आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स को खुद कर पाएंगे। आओ देखते हैं कैसे हैं। कह रहे हैं हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम। अब इसके बाद देखो, हिम के बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है, ठीक है। हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम, उसके भाई ने उसकी मदद की, बट ही कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, लेकिन वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। ठीक है, या स्कोर नहीं कर सका या कर पाया, एक ही बात है। आओ देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, हिज ब्रदर लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है। हिज ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो गया और हेल्प हमारा वर्ब हो गया। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हुआ? वर्ब। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है? हमें क्लॉज वन मिल रहा है, C1 मतलब क्लॉज वन मिल रहा है। मैंने C1 लिख दिया है, C1 का मतलब है क्लॉज वन। अब देखो, यहाँ हिज से लेकर हिम तक जो कोमा मैंने लिखा हुआ है, कोमा डाला हुआ है, वहां तक ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है। इसे हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग बन रहा है, प्रॉपर सेंस बन रहा है। अगर सिर्फ इतना सा सेंटेंस लिखकर मैं छोड़ दूं तो आप लोग इसका मतलब इजीली समझ जाओगे कि अच्छा, हिज ब्रदर हेल्प्ड हिम, उसके भाई ने उसकी मदद की, इसको किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये हमारा क्या हो जाएगा? किस तरह का क्लॉज है ये? इंडिपेंडेंट, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। लेकिन आप यहां ध्यान दो, बट ही कुड नॉट स्कोर, आप यहां तक ध्यान दो, बट से लेकर स्कोर तक आप ध्यान दो, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और कुड आ गया जो कि हमारा वर्ब हो जाता है, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ही क्यों ना सही, वर्ब तो है। तो सब्जेक्ट वर्ब का हमें कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बट ही कुड नॉट स्कोर, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि ये हमारा क्लॉज 2 बन रहा है। और इसका प्रॉपर मीनिंग क्या बन रहा है कि बट ही कुड नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम, कि वह मतलब एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। अब आप सोचो, बट का मतलब होता है लेकिन वह अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। अगर मैं सिर्फ इतना कहूं, लेकिन वह अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया, तो क्या इसका प्रॉपर सेंस बन रहा है?
लेकिन लगा हुआ है ना, बट लगा हुआ है, तो जैसे ही ये बट वाला वर्ड आ रहा है, लेकिन जैसे शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि जरूर इस सेंटेंस के साथ कोई और भी सेंटेंस रहा होगा, कोई और भी क्लॉज रहा होगा जिसको रिलेट करते हुए इसने बट लगाया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी। तो ये पूरा जो एक क्लॉज हमें मिल रहा है, ये अपने आप में प्रॉपर सेंस नहीं दे पा रहा है। सेंस तो दे रहा है, लेकिन सेंस भी इसका प्रॉपर नहीं है। इसको किसी ना किसी अदर, जब तक इसको ये वाला क्लॉज नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा सेंस कन्वे नहीं कर पाएगा। तो इस पूरे के साथ अगर हम लोग देखें, हिज ब्रदर हेल्प हिम, उसके भाई ने उसकी मदद की, लेकिन मतलब ये चीज हो गया फिर भी, ये चीज हो गया फिर भी, ही कुड नॉट स्कोर, फिर भी वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, गुड मार्क्स इन द एग्जाम, फिर भी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाया। अब देखो यहां तक ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे मैं C2 लिख रहा हूं, INDE डाल के मैंने डॉट डाला है शॉर्ट फॉर्म में, और क्लॉज 2 को मैंने C2 लिख दिया है, क्लॉज 2। ठीक है, ये हमारा क्लॉज 2 हो गया। अब जरा एक बात पर आप ध्यान दो, जो ये लिखा हुआ है गुड मार्क्स इन द एग्जाम, क्या इसमें कहीं कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, एग्जाम की बात हो रही है तो एक नाउन तो आया हुआ है, सब्जेक्ट चाहे ऑब्जेक्ट के नाम पर एक नाउन तो है हमारे पास, लेकिन कहीं पर भी वर्ब नहीं है हमारे पास, और वर्ब नहीं है तो फिर ये क्लॉज नहीं बन सकता। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इसके अंदर कोई भी हमें वर्ब नहीं मिल रहा, सिर्फ एक नाउन मिल रहा है जो मे बी सब्जेक्ट या मे बी ऑब्जेक्ट, वैसे तो सेंटेंस के एंड में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा, तो यहाँ पर ये हमारा क्लॉज नहीं बन सकता, ये क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा। तो इतना जो एरिया है इसे हम लोग कह सकते हैं फ्रेज, PHRASE, इसे हम लोग कह सकते हैं फ्रेज। तो आप देख सकते हैं यहां हिज से लेकर एग्जाम तक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, और इस एक सेंटेंस में हमने दो दो क्लॉज यूज किए हैं, और दो दो क्लॉजेस के साथ हमने एक फ्रेज भी यूज किया है, हमने फ्रेज भी यूज किया है। अगर हम लोग कहें स्कोर इन द एग्जाम, गुड मार्क्स ना भी रहता, इन द एग्जाम भी रहता, तो इन द एग्जाम भी क्या है, एक फ्रेज ही है, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाता। तो उम्मीद है कि इस एक एग्जांपल से आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि हिज से लेकर हिम तक था ये समझ में आया होगा, डिपेंडेंट क्लॉज जो कि बट से लेकर स्कोर तक था ये समझ में आया होगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है उसे हमने फ्रेज कहा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात ये है कि ये तो हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज की बात, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंस हमने चेक कर लिया कि ये इन दोनों टाइप्स में डिवाइड हो सकता है। अब बात ये है कि जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ये भी फर्दर कई कैटेगरीज में डिवाइड होती है। तो कैसे डिवाइड होती है, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, ये फर्दर 3 तरह का होता है। 3 तरह का कौन कौन सा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इन 3 तरह का होता है। तो ये तीनों कैसे रिलेट करते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। फिलहाल इन सारी चीज़ों को जिसे मैंने अभी अभी हिंदी और इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन किया है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन पंजाबी लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली एंड इट मे बी कम्प्रिहेंसिबल फॉर दोज स्टूडेंट्स who are not comfortable with Hindi or English language completely or utterly. Let's come to see here. Types of clause ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ clause ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਵੀ clause ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਵਰਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸ ਕਨਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ clause ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिपेंडेंट क्लॉज कह देंगे हैं, क्योंकि वो किसी होर क्लॉज से डिपेंड रहता है। आओ देखिए एग्जाम्पल राही समझते हैं इनू। एक एग्जाम्पल दी है मैं भी हिज ब्रदर हेल्प हिम, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, बट फिर भी ही कुड नॉट स्कोर, फिर भी वो स्कोर नहीं कर सके,
ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਲੌਜ਼ 1 ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਤੇ ਵਰਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਲਪਡ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਸ ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੀ ਕੁਡ ਨੋਟ ਸਕੋਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲੌਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਕਨਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲੌਜ਼ 2। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੌਜ਼ 1 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਸੌਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਦੈਟਸ ਮਿਸਟੇਕ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੋਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਫਰੇਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਹਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹਿਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੌਜ਼ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਨਾਉਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ फ्रेज है। तो इतना तो क्लीयर हो गया होगा कि आप इंडिपेंडेंट क्लॉज किनू कहने हैं, डिपेंडेंट क्लॉज किनू कहने हैं। हिंदी में बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर गलती से मिस्टेकन से ये ऐसा हो गया कि यहाँ पर मैंने इंडिपेंडेंट लिख लिया था, आप इसे डिपेंडेंट कर लेना क्योंकि ये डिपेंड रहता है क्लॉज, ये क्लॉज किसी फर्दर क्लॉज पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसकी बात कर ली। हुण गल ये है भी जिहड़ा डिपेंडेंट क्लॉज है ना, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾउन ਕਲੌਜ਼, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾउन ਕਲੌਜ਼, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਲੌਜ਼, तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। ना हुण ये तीनों क्लॉज किस तरह वर्क करते हैं सेंटेंस च, किवें इन्हां नूं यूज करते हैं, इहदी गल आपां करांगे।